हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। उस वक्त इन्हें सबकी झुग्गियों वाली की बड़ी याद आ रही थी, रात रात बिताई इन्होंने झुग्गियों में। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा इलाका जहाँ झुग्गी नहीं टूट रही हो। भी दिखाइए, नहीं मानेंगे कानून को, नहीं मानते। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कानून का टोटली उल्लंघन होता है। यूपी में बात करी गई थी, बुलडोजर नहीं चलेगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कौन सा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, अगले दिन ही साइड में रख के अगले दिन ही बुलडोजर भेज दिया। जी जी, महिलाओं के सम्मान में झुग्गी तोड़ने के लिए भाजपा मैदान में। महिलाओं का ये सम्मान है, महिलाओं के सम्मान में इनका अभी ना आपने देखा ही होगा, हाईवे पे कितना धाकड़ नेता जो था वो पकड़ा गया था। महिलाओं के सम्मान में अभी भाजपा के जो है नेता की जो है 130 वीडियो जो है अभी तक शेयर हो चुकी है। चला जाओ, लो जी मैं सिंदूर दे रहा हूँ आपकी पत्नी को, क्या वो स्वीकार कर लेगा व्यक्ति? या मेरे घर में कोई आ जाएगा मैं स्वीकार कर लूंगा, या मेरी पत्नी स्वीकार कर लेगी? तो जब इनको बैकफुट पे आना पड़ा है, जब इन्हें चारों तरफ से गालियां पड़ी हैं, कैसे रे? आइए आज चांदनी चौक में एक बार चौपाल लगाइए, जनता से पूछिए मेरे 100 दिन कैसे रहे, फिर जनता जवाब देगी। आप तब दोस्तों नमस्कार, मैं कोमल और इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी, जो कि काफ़ी मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से 100 दिन पूरे हो चुके हैं रेखा गुप्ता के, तो हम बात करते हैं कि उन्हीं पर कि सर कैसे देख रहे हैं आप जो 100 दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली सरकार की? एक कहावत होती है जिसमें कहा जाता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो आज ये आ रही है कि 100 दिन चले अढ़ाई कोस। 100 दिन में जो है परसेंटेज होनी चाहिए थी 5-10% कुछ तो काम होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज के मामले में 100 में से 0 है टोटल। एक भी वादा पूरा नहीं करा गया जो इलेक्शन से पहले वादे करे गए थे, कोई भी वादा अपना फुलफिल नहीं करा इन्होंने, किसी भी चीज़ पे खरे नहीं उतरे। गरीबों के ऊपर इन्होंने पूरी तरह मार कर दी है, हर जगह बुलडोजर अपना एक्शन दिखा रहा है, हर जगह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, सारी झुग्गियाँ उजाड़ दी हैं, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, वैध दुकानें तोड़ दी गई हैं। अवैध की तो बात ही करी जाए, साथ साथ वैध दुकानें जो रेडी पटरी वाले वैध तय बाजारी का लाइसेंस लेके बैठे हुए थे, उन लोगों को उजाड़ दिया गया है। सरोजनी नगर में तो दुकानें जो पक्की इतने सालों से बनी हुई हैं, जिनका हाउस टैक्स जाता है, जिनकी सारी की सारी कन्फर्मेशन है, जो बिल्कुल लीगल शॉप्स हैं, उनको भी तोड़ दिया गया, और वो भी रात के 11:30 बजे। हर जगह यही हाल है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मजे की बात, अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किसके साथ करनी है? किसी पत्रकार को नहीं बुलाया, किसी को चैनल वाले को नहीं बुलाया, बुलाया किसको? तो अनुपम खेर को। वो कौन है भाई जिनको साथ बैठा के वो अपनी 100 दिन का हिसाब किताब दे रही हैं? कौन है अनुपम खेर? क्या देश का कोई पत्रकार है? क्या किसी न्यूज़पेपर का संपादक है? क्या कोई एडिटोरियल लिखते हैं? क्या है वो? क्या कोई सांसद है, पूर्व सांसद है, क्या है आखिर अनुपम खेर? वही बिल्कुल, क्योंकि जब इनके सिरमौर जो होते हैं मोदी जी हमारे, जब मोदी जी अक्षय कुमार को बुला के, फिल्म स्टार को बुला के अपना इंटरव्यू देते हैं और मोदी जी से वो पूछता है आप आम काट के खाते हैं, चूस के काटते हैं, तो वही परिपाटी उन्होंने भी फॉलो करी, अनुपम खेर को बुला के, और उसको जाके अपने 100 दिन का हिसाब किताब दे रही है। 100 दिन का हिसाब किताब देना चाहिए, जनता के बीच में आइए ना, जनता से पूछिए मेरे 100 दिन कैसे रहे। आइए आज चांदनी चौक में एक बार चौपाल लगाइए, जनता से पूछिए मेरे 100 दिन कैसे रहे, फिर जनता जवाब देगी। आप तब पता चलेगा अगर आप वास्तव में जनता के हितधारक हैं और जनता से सवाल जवाब करना चाहते हैं, जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां पहुंचाना चाहते हैं। आइए जनता के बीच में, बैठिए जनता के बीच में, एक दिन लगाइए 2 घंटे का जनता दरबार और पूछिए जनता से भाई मेरे 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा, तब आपको असलियत पता चलेगी। 100 दिन के कार्यकाल में बुला रही है किसको? अनुपम खेर को। वो सवाल पूछ रहा है वही जो पहले से प्रायोजित होते हैं, वो पूछ के और उसमें अपना दिखा दिया, हाँ जी हमने 100 दिन में बहुत बढ़िया काम करा। पूरा दिल्ली ऐसी है, कोई सा जिला ऐसा नहीं बचा, कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं बची यहाँ पावर कट ना लग रही हो, कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं है जो साफ हो गई। आज ही का आप हिंदुस्तान अखबार पढ़ेंगे, पूरे 2 पेज के आर्टिकल छपे हुए हिंदुस्तान अखबार में। हर नाले की उन्होंने पोल खोली है हिंदुस्तान अखबार ने, कुशक नाले की वो पोल खोली, नजफगढ़ नाले की वो पोल खोली, उस्मानपुर में नाला जा रहा है वो पूरा का पूरा पटा पड़ा है, किसी नाले की कोई सफाई नहीं। और जबकि इस बार तो मानसून भी समय से पहले आ गया। अब देखने का दिल्ली में कैसे हाल होगा, क्या जल भराव होता है पूरी तरह। और लगातार दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करी जा रही थी, पेरिस तो नहीं लेकिन वेनिस जरूर बन जाएगा। हर जगह आपको जल भराव दिखेगा क्योंकि नालियों की सफाई नहीं हुई है, और जहाँ हुई है उनकी गाज नहीं उठाई गई है। शून्य तमाम उपलब्धियां भी गिनवा रही है सरकार। उपलब्धियों में आप मुझे बताइए, मेरे शायद मेरे निकल गए। मंदिर कह रहे हैं जी जी, आरोग्य मंदिर, वही पुराने जो है जनता क्लिनिक हुआ करते थे, मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे, नाम बदल गया आरोग्य क्लिनिक हो गए जी, कितनी बढ़िया बात है। वही पुरानी छोटी मोहल्ला बसें चला करती थी, उनको नाम बदल बनाने की बात देवी में, और देवी बस कर दिया है। वही पुरानी चीजें हैं, सब कुछ नया क्या लेके आया आप ये बताइए। आज 850 से ज्यादा बसों की दिक्कत हुई पड़ी है। आप इसी रोड पे देखिए, आपको बस नहीं मिलेंगी। आप यहाँ देखिए यात्री कैसे खड़े हुए, 1-1, 1.5 घंटे तक बस का पता ही नहीं है। कहा था कि कनेक्टिविटी सुधार देंगे, बसें नहीं मिल रही हैं यहाँ से जाने के लिए। लोग ऑटो में जाने को तैयार हैं, फटफट सेवा में बैठने को तैयार हैं, महंगे ऑटो कर रहे हैं, किसी तरह से जा रहे हैं, ई रिक्शा पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बसें नहीं है। 850 से ज़्यादा पहले से कम और कर दी हैं, बढ़ाने के बदले बसें और कम कर दी। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे, क्या लगता है उन वादों पे खरा उतर पाई है 100 दिन में? क्योंकि झुग्गियों का भी सवाल लोग उठा रहे हैं। जी जी, इन्होंने 100 दिन की तो छोड़ो, ये 1000 दिन में भी वादे नहीं पूरे कर सकेंगे, क्योंकि आज तक इनके जब सिरमौर ही कोई वादा नहीं पूरा कर पाया। 11 साल हो गए, 11 साल में एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं। भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करा था, क्या वो पूरा हो गया? नहीं हुआ। 2014 में वादा करा गया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आने वाले 10 सालों में एक भी स्मार्ट सिटी का कोई मुझे नाम बता दे, मेरा ज्ञानवर्धन कर दे, तो मैं भी उसका आभारी रहूंगा। ये वाली सिटी जो है स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है। ब्लैक का धन इतना पड़ा हुआ है, काला धन विदेशों में इतना जमा है कि अगर हम उसे सारे को वापस ले आएंगे
तो आने वाले कम से कम 30 सालों तक किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कम से कम 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में ऐसे ही आ जाएंगे। वो काला धन जमा हो गया, 3 गुना हो चुका है, वापिस आया क्या? विश्व की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बना देंगे। चौथी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे हम हैं, बार बार जताए जा रहे हैं, अनुमान जताया जा रहा है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भी आज हमारे देश में 81 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन कितने का होता है? मात्र 100 रुपये महीने का अगर माना जाए तो। और 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके पाल रहे हैं। तो हमने क्या उपलब्धि हासिल करी? किसानों को आय दुगनी करने का वादा करा था, अब जाके इस बार किसानों के MSP बढ़ाया, कोई 70 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 150 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। पर क्विंटल का अगर 150 रुपये भी बढ़ाया तो कितना हुआ? 1.5 रुपये किलो, सिर्फ 1.5 रुपये किलो। लेकिन बाजार में आज आटा कितना है? 46 रुपये किलो, 48 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 55 रुपये किलो आटा पहुंच चुका है, जो ठीक ठाक कंपनी का है। अगर आपने लोकल भी लेना है, बिना किसी ब्रांड का लेना है, तो वो भी 40 रुपये से कम नहीं है। महंगाई वहीं की वहीं है, कौन सी कम हुई? तो दिल्ली सरकार भी वही है, सारे वादे करेंगे तो एक भी वादा पास नहीं हुआ। मोदी जी ने घोषणा करी थी आने वाली 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये होंगे। कौन से 2500 रुपये? 8 मार्च भी बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गया और अब जून भी बीत जाएगा और ये टाइम बीतता ही चला जाएगा और इसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब दिल्ली के इलेक्शन थे तो आपने सुना होगा कि बीजेपी झुग्गियों में जा जाकर वोट की अपील कर रही थी। वहाँ पे कहा जा रहा था कि उनके जो कार्यकर्ता है वो रह भी रहे थे वहाँ पर, और अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है झुग्गियों को तो उखाड़ने की, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। उस वक्त इन्हें सबकी झुग्गियों वाली की बड़ी याद आ रही थी, रात रात बिताई इन्होंने झुग्गियों में। और उसके बाद अब क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा इलाका जहाँ झुग्गी नहीं टूट रही हो? भाई गरीब आदमी, और ये देखो कि बारिश का मौसम आ चुका है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, उमस है, सर छुपाने के लिए छत चाहिए होती है। आप उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ वो बैठे उन्हें उजाड़ो तो मत। इतनी मानवीयता तो दिखाओ, इतनी दानवीयता दिखा रही हो तुम कि ऐसे मौसम में हालत खराब है, गर्मी पड़ रही है, सूरज तप रहा है, भयंकर हालत है, और अभी बारिश हो जाएंगी, आने वाले टाइम में मलेरिया और ये डेंगू और ये तमाम बीमारियां फैलेंगी। उनसे बचने के लिए लोग अपने छप्पर डाल के बैठे, उन छप्परों को भी आपने हटाना शुरू कर दिया। गरीब विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों का ध्यान रखती है। पूंजीपतियों के ध्यान के अलावा इन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। गरीब जहाँ मर्जी जाए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करा गया था। इलेक्शन से पहले एक बार आपको याद होगा 1675 फ्लैटों की घोषणा करी गई थी, उसमें से 150 लोगों को उस दिन चाबी दी गई थी मोदी जी द्वारा। उसके बाद जाके देख लीजिए वहाँ पे हाल क्या हुआ पड़ा है उन 1675 में से। बाकी तो अभी अलॉट ही नहीं हुए, जो अलॉट हो गए हैं वो 8-8 मंजिल के फ्लैट बनाए गए थे, 8वीं मंजिल तक लिफ्ट ही नहीं काम कर रही, पानी वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, नीचे से बाल्टी भर भर के पानी 8वीं मंजिल पे ले जाना पड़ रहा है। जिसे 8वीं मंजिल अलॉट हो गई है वो आज वो सोच रहा है कि भाई मैं झुग्गी में ही ठीक था, मैं सड़क पे ही ठीक था, मैं सड़क किनारे ही पड़ा हुआ ठीक था, कम से कम मुझे पानी तो ढोके नहीं ले जाना पड़ रहा था। एक बाल्टी पानी अगर आप 10 लीटर की भी मान लीजिए, 10 लीटर पानी आप अगर बिना लिफ्ट के 8 मंजिल ले जाना पड़े तो आपकी हालत क्या होगी? सोच सकते हैं ना कैसी हालत। और जिनके घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लेकिन दिल्ली की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिनके मकान हैं खुद के, उनके कागज भी हैं अपने, उसके बावजूद उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। चलाएंगे, ये मानते कहाँ हैं? ये कानून को कब मानते हैं? कागज भी दिखाइए, पत्थर भी दिखाइए, नहीं मानेंगे कानून को, नहीं मानते। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कानून का टोटली उल्लंघन होता है। यूपी में बात करी गई थी, बुलडोजर नहीं चलेगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कौन सा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर? अगले दिन ही साइड में रख के अगले दिन ही बुलडोजर भेज दिया, अगले दिन ही भेज दिया बुलडोजर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तल्खों की टिप्पणी करी कि आप आग से खेल रहे चाहते हैं, आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उसके बावजूद इधर से सुना, इधर से निकाल के बाहर कर दिया। वही हालत वहीं की वहीं है। अब दिल्ली में तो कैसे है ना, ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है, MCD भी इनके पास है, सरकार भी इनके पास है, LG भी इनका ही है, तीनों चीज़ें अब इनके पास है। अब कहीं आपको कुछ नहीं दिखे, अब सब जगह चंगा ही चंगा है, सब जगह चंगा ही चंगा है। यमुना साफ करने की बात करी गई थी, यमुना पहले से ज़्यादा बदतर हुई पड़ी है, पहले से ज़्यादा बदतर हुई पड़ी, पानी नहीं है यमुना में। दिल्ली में जो बटला हाउस पे जो अभी बुलडोजर एक्शन की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का भी आज आया है, तो उसको लेकर आप क्या क्या कह रहे हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा ना, मानते ही नहीं है लोग। बाटला हाउस की बात करी, वहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे ही चलाएंगे। जो वैध बैठे हुए इतने सालों से वैध बैठे, जब वैध होता है तभी तो किसी को बिजली का कनेक्शन मिलता है, तभी पानी का कनेक्शन मिलता है, तभी उसकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री वैल्यू भी उसने जमा कराई है सरकार को, राजस्व भी दिया सरकार को, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, इसका मतलब लीगल है ना। और उन लीगल को भी आप इलीगल बता के नहीं जी ये तो गलत है और तोड़ रहे हैं, इतने इतने सालों से बैठे हुए लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से मना कर दिया ना जी, आज किस चीज़ के लिए? बटला हाउस में तोड़फोड़ के लिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मानेंगे कितने दिन ना, डिपेंड तो ये करता है ना, मानेंगे कितने दिन। अगर मना करा है तो मानते कितने दिन? याचिका लगाई थी 40 जी। लोगों ने, याचिका लगाई थी 40 लोगों ने, लेकिन उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह रही हूँ। अच्छा, स्वीकार नहीं करा है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था बातचीत में। क्या ये उस माहौल में जो इलाके में जो मतलब एक समुदाय के लोग रहते हैं, इसको देखते हुए ऐसा हुआ है? नहीं, समुदाय के साथ तो इनकी जो दुश्मनी जग जाहिर है, ये तो आप सब जानते हैं। समुदाय के साथ तो इनकी दुश्मनी जग जाहिर है। नाम आना चाहिए विशेष समुदाय का, ये फौरन एक्टिव है, फौरन एक्टिव है, हर चीज़ से एक्टिव है। कहीं भी सिर्फ नाम आना चाहिए विशेष समुदाय का व्यक्ति है, इनकी सारी भावनाएं जाग जाती हैं, इनकी सारी भावनाएं आहत होनी शुरू हो जाती हैं, इनके एक्शन सारे शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो जब समुदाय विशेष है और वहाँ कहा जाता है कि बाटला हाउस एक खास समुदाय का गढ़ है,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो करेंगे अपनी मनमानी। तो जो नोटिस चिपका दिए गए हैं और अगली सुनवाई जुलाई में होगी, तो क्या लगता है कि जब तक सुनवाई होगी तब तक तो एक्शन हो चुका होगा? एक्शन ले लेंगे ये लोग, नहीं सुनते किसी को, ये उसको नहीं मानेंगे, ये कहेंगे कि हमने नोटिस वहाँ चिपका दी लेकिन हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। सीधा सीधा इनका बचने का तरीका होता है, हमें तो नोटिस ही नहीं मिला। जब हमें ऑफिशियल नोटिस मिलेगा तो हम इस पे सोचेंगे। हमें ऑफिशियल नोटिस मिला ही नहीं, मना ही कर देंगे उस चीज़ को साफ साफ। और मना करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब मानना का केस चलेगा। अब मानना में वो अधिकारी उसके ऊपर डाल देगा, वो अधिकारी उसके ऊपर डाल देगा, वो अधिकारी उसके ऊपर डाल देगा। सीधी सी बात मैं तो यही पूछता हूँ भाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, तो जिम्मेदार क्या लोग ही हैं? उस इलाके का एई जो है वो जिम्मेदार नहीं है, उस इलाके का जेई वो जिम्मेदार नहीं है, उस इलाके की पुलिस के जिम्मेदार नहीं है। इन तीनों के बिना क्या आप अपने घर में अवैध कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? एक ईंट भी नहीं लगा सकते आप। छत डालना तो बड़ी दूर की बात है, जैसे ही आपने लेंटर डाला फौरन ही एमसीडी से आ जाते हैं, हाँ भैया एक लेंटर का हमारा इतना खर्चा बताओ। अब कॉलोनी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बटे हुए हैं, कहीं 25,000 का है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है, कहीं 2 लाख है। लेंटर का क्या, आपने 4 लेंटर डालने हैं तो 1 लाख रुपये पर लेंटर के हिसाब से हमें दे दो, 4 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे। और छोटी झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी में 25,000 50,000 से लेकर लाख 2 लाख 3 लाख तक का इनका सबका रेट फिक्स है। तो जब वो लोग जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है जिसने ये कानून का उल्लंघन करा? उल्लंघन तो आपका भी नहीं हुआ, उल्लंघन तो उसने भी करा, जो अधिकारी है। जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है, उसने समय रहते क्यों नहीं इस चीज़ को रेक्टिफाई करा? क्यों नहीं रोका गया? नहीं रोकेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी जेब भर गई है। अब जेब भर गई तो जाहिर सी बात है वो तो एक तरफ हो जाते हैं किनारे। और ये अब से नहीं है, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। अवैध निर्माण करवाने वाले अधिकारी जो होते हैं वो एक तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन बेचारा जो फंसता है वो गरीब आदमी ही फंसता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा के बना देता है सब कुछ, और बाद में पता चलता है कि तोड़फोड़ हो गई और वो शून्य होकर घर बैठा है, अधिकारी अपनी मौज लेते हैं। किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक तो मैंने होती हुई देखी नहीं है। जो झुग्गियाँ टूटी हैं उनमें काफ़ी घर महिलाओं के थे और रेखा गुप्ता भी एक महिला है, वो कह रही है दूसरी तरफ कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो महिलाओं के सम्मान में किया जाए। जी जी, महिलाओं के सम्मान में झुग्गी तोड़ने के लिए भाजपा मैदान में। महिलाओं का सम्मान इतना करते हो, महिला तो हर घर में ही होती हैं, कोई एक अकेली उस घर में तो है नहीं, हर घर में महिलाएं होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पुरुष ही पुरुष रहते हो, कहीं बहन के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, हर घर में महिलाएं रहती हैं। लेकिन अगर ये लोग वास्तव में महिलाओं का सम्मान करना चाहते तो महिलाओं का सम्मान आपने देख लिया अभी ताज़ा एक अभी नेशनल चैनल पर डिबेट चल रही थी। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे, उनकी माँ को उन्होंने, प्रेम शुक्ला जो उधर बीजेपी का प्रवक्ता, उसने कितने भद्दे शब्द का इस्तेमाल करा है, ऑन कैमरा करा है। और चैनल वालों की चाटुकारिता देखिए, उसका ना माइक बंद करा, ना उसे डिबेट से बाहर निकाला। कम से कम उसे डिबेट से तो बाहर निकालना चाहिए था जब उसने इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करा। आज तमाम लोग शांति से बैठे हुए हैं। आज वो राजपूत समाज मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, आज उनका कहीं खून नहीं खोल रहा कि जब सुरेंद्र राजपूत की माँ को, और वो भी स्वर्गवासी माँ को गाली दी है, और वो भी इतनी भद्दी इतनी गंदी गाली दी जिसका हम दोबारा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते, जिसका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। महिलाओं का ये सम्मान है, महिलाओं के सम्मान में इनका अभी ना आपने देखा ही होगा हाईवे पे कितना धाकड़ नेता जो था वो पकड़ा गया था। महिलाओं के सम्मान में अभी भाजपा के जो है नेता की जो है 130 वीडियो जो है अभी तक शेयर हो चुकी हैं यूपी में। उससे पहले एक बद्दन सिंह आपने देखा था, बुढ़ा 70 साल के करीब का बद्दन सिंह कैसी हरकतें कर रहा था। उसके बाद देखिए सेना का और महिलाओं का सम्मान, दोनों को, सेना को और महिलाओं को एक ही तराजू में तोल दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये कुछ नहीं है। बेशर्म जनता पार्टी के बेशर्म लोग हैं, इनसे महिला सम्मान की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। ये महिलाओं को सम्मान अगर देते होते तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक बयान आया था मोदी का कि घर घर सिंदूर बांटेंगे, उसको बीजेपी ने फर्जी बता दिया, फेक न्यूज़ बता दिया। फेक न्यूज़ इसलिए बता दिया क्योंकि हर जगह उसकी विरोध हुआ है। खुद ही इन्होंने, इनके प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल्स पे बैठ के बोला था ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा मोदी जी के द्वारा, और 9 तारीख से सब जगह घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। जब तमाम लोगों ने एक बात उठाई कि साहब एक से एक घर बहुत सालों से सिंदूर का इंतजार कर रहा है, तब ये बात खूब उठी है जब ये पूरी सोशल मीडिया पे फैली है। और महिलाओं के इंटरव्यू, तमाम चैनल वालों ने महिलाओं के इंटरव्यू चाहे, और हर महिला का क्या जवाब था कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे घर सिंदूर लेके आया तो उसकी चप्पलों से पिटाई होगी। सिंदूर देने का हक सिर्फ एक पति को होता है, उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं होता। या एक दुकानदार है, लेकिन उससे भी हक क्या है जब हम उसे पैसे दे रहे होते हैं और उससे सिंदूर खरीदती हैं महिलाएं, बस। इसके अलावा किसी कोई तीसरा, मैं किसी के घर पे चला जाऊँ, लो जी मैं सिंदूर दे रहा हूँ आपकी पत्नी को, क्या वो स्वीकार कर लेगा व्यक्ति? या मेरे घर में कोई आ जाएगा मैं स्वीकार कर लूँगा या मेरी पत्नी स्वीकार कर लेगी? तो जब इनको बैकफुट पे आना पड़ा है, जब इन्हें चारों तरफ से गालियाँ पड़ी हैं, तसल्ली बख्श गालियाँ पड़ी, तब इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो फेक रही है, तो फेक न्यूज़ फैलाई गई है, विपक्ष द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई गई। अरे फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडाधारी आप हो, आपके अमित मालवीय ने सबसे ज़्यादा फैलाई। आपके जो प्रवक्ता थे टीवी चैनलों पे बैठ के बोला, और लगातार पोस्टर बड़े लगे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। 9 जून से घर घर जाके सिंदूर बांटा जाएगा, महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा। जब इन्हें पता चला ये दाव उल्टा पड़ गया तो अब कह रहे हैं अब तो फेक न्यूज़ है जी, अब तो फेक न्यूज़ है। आपके रहते हुए और फेक न्यूज़ हो जाए, कैसी बात करते हो साहब? तो दिल्ली में जो ये बुलडोज़र के एक्शन चल रहा है, बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, तो इसको आखिर में मतलब यही जानना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गलत है जी। देखिए, गरीबों को उजाड़ना सर्वाधिक गलत है।
गरीब व्यक्ति के पास वो अपनी जमा पूंजी लगा के 10, 20, 50 हज़ार का वो इंतजाम करता है, अपना छोटी मोटी एक झोपड़ी डालता है, उसे जीवन यापन का अधिकार चाहिए, उसे भी पेट भरने का अधिकार चाहिए, उसके भी 2-4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हो 3 बच्चे, उनका उसने पेट भरना है, अपना जीवन यापन करना है, और ऐसे टाइम में आप आके उनसे उजाड़ देते हो। उजाड़िए, आप झुग्गी तोड़िए, लेकिन उससे पहले उनका पुनर्स्थापन करिए, उसके बाद झुग्गी हटाइए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि उनका उत्थान हो तो पहले उन्हें बना के दीजिए, उन्हें प्लॉट अलॉट करिए या उन्हें फ्लैट अलॉट करिए। जब उनका आप पुनर्स्थापन कर दीजिए तब आप कहिए कि भाई आपके लिए वहाँ पे हमने तैयार कर दिया, अब आप ये जगह छोड़ दो, तब हमें समझ में आती है। कांग्रेस ने, आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, तमाम दिल्ली में झुग्गी बस्ती हुआ करती थी, कांग्रेस ने क्या करा? नंद नगरी, सुंदर नगरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, तमाम ये इंद्रपुरी, कितनी सारी पुरियाँ बनाई, कितनी सारी कॉलोनियाँ बनाई ना, सब जगह 22-22 गज के, 12-12 गज के, 22-22 गज के प्लॉट दिए सबको। पहले सबको प्लॉट देने के बाद और जड़ समेत प्लॉट दिए थे कि अब आप यहाँ जाइए और ये झुग्गियाँ खाली करिए। हुआ था या नहीं हुआ था? तमाम सारी की सारी कॉलोनियाँ, चाहे वो नंद नगरी देख लीजिए, सुंदर नगरी देख लीजिए, कल्याण और त्रिलोकपुरी और ये जितनी भी हैं, हर जगह 22-22 गज के प्लॉट हैं, हर जगह सबको दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनको पहले बसाया गया था, उसके बाद जाके जो है वहाँ से उनको हटाया गया था। तो अगर ये पहले आप योजना बनाते हैं, उसके बाद उन्हें बसाइए, फिर आप से हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गरीब विरोधी सरकार है, सीधी सी बात है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बेबाकी से शर्मा जी ने अपनी बात रखी, और आप हमें बताइएगा कि आपकी बुलडोजर एक्शन पर क्या राय है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।